लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्जियन में ये लेख इसलिए लिखा गया है क्योंकि लेखिका अन्ना रूस में हो रहे एक बेहद खतरनाक और चिंताजनक बदलाव की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना चाहती हैं। रूस अब सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि विचारों, किताबों और सोचने समझने की आजादी के खिलाफ भी जंग छेड़ चुका है। लेख इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे रूसी सरकार LGBTQ+ से जुड़ी किताबों, यूक्रेन युद्ध पर आलोचनात्मक लेखन और स्वतंत्र सोच को उग्रवाद का नाम देकर एक बार फिर सेंसरशिप के दौर में लौट गई है। लेख ये दिखाता है कि कैसे 1990 के दशक में सेंसरशिप हटने के बाद थोड़ी आजादी की सांस ली गई थी, लेकिन 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। अब LGBTQ+ विषयों पर लिखी गई किताबें या फिर युद्ध की आलोचना करने वाली कोई भी किताब अपराध की श्रेणी में डाली जा रही है। बड़े प्रकाशकों पर छापे पड़ रहे हैं, लेखक प्रकाशकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। द मास्टर एंड मार्गरीटा जैसी साहित्यिक कृतियों तक को हटाने की धमकी दी जा रही है। असल चिंता ये है कि सेंसरशिप अब सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। लोग खुद डर के मारे पहले से ही सोच समझकर खतरनाक विषयों से दूर हो रहे हैं, यानी आत्म सेंसरशिप। यही वो बात है जिसे लेख सबसे अधिक खतरनाक मानता है। जब जनता खुद ही चुप हो जाए तो सरकार को दमन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे माहौल में आलोचना, विविधता और स्वतंत्र सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेख से ये भी साफ है कि रूस में जो हो रहा है वो केवल वहां की समस्या नहीं है। अगर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लोग राजनीतिक रूप से बेअसर और मौन होते जाएंगे तो स्थिति कहीं और भी पैदा हो सकती है। जैसे लेखक इंग्लैंड या पश्चिम के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वहां भी अब कुछ कलाओं या विचारों पर चुपचाप आर्थिक सेंसरशिप होने लगी है। इस लेख का मूल संदेश है, आजादी कभी स्थायी नहीं होती, उसे हर वक्त बचाना और मांगा जाना पड़ता है। अगर हम चुप हो गए या डर के कारण पीछे हट गए तो न सिर्फ किताबें, बल्कि हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी इंसानियत भी मिटाई जा सकती है। लेख हमें चेतावनी देता है, रूस की तरफ देखिए और सावधान हो जाइए। ये लेख द न्यूयॉर्क टाइम्स में इसलिए लिखा गया है क्योंकि लेखक आज के सामाजिक माहौल में एक गहरी और जरूरी बात कहना चाहते हैं। माफी और पछतावे की असली ताकत केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे बदलते व्यवहार में होती है। लेखक को ये बात एक टीवी सीरीज द बियर को देखकर और गहराई से समझ आई, जहां एक रसोई के तनाव और टूटते बनते रिश्तों के जरिए इंसानी कमजोरियों और उन्हें सुधारने की कोशिश को बेहद सच्चाई से दिखाया गया है। लेख का भाव है कि आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग आपस में बेहद गुस्से में हैं, दोस्तियां टूट रही हैं, रिश्तों में दरार आ रही है और इन सब में अक्सर आई एम सॉरी जैसे शब्द खोखले लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें बदलाव नहीं झलकता। सिर्फ पछतावा काफी नहीं है। सच्ची माफी तब होती है जब हम खुद को बदलते हैं, यानी पछतावे से प्रायश्चित की तरफ बढ़ते हैं। लेख में मुख्य किरदार कार्मी की कहानी के जरिए दिखाया गया है कि जब तक कोई अपनी गलतियों को केवल स्वीकार करता है और बदलता नहीं, तब तक रिश्ते नहीं सुधरते। कार्मी बहुत टैलेंटेड शेफ है, मगर उसका गुस्सा, अहंकार और लगातार दूसरों पर हावी रहना उसके करीबियों को चोट पहुंचाता है। लेकिन आखिर में वो समझता है कि वो खुद इस बिखराव का केंद्र है, इसलिए वो पीछे हटता है। रेस्टोरेंट की कमान उन लोगों को सौंप देता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा चोट पहुंचा चुका है। यही उसका सच्चा प्रायश्चित है, ना सिर्फ माफ करना, बल्कि बदल जाना। लेख आज की दुनिया में चल रही नफरत, टूटते रिश्तों और असहिष्णुता की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। लेखक कहना चाहता है कि जब तक हम माफी को एक क्रिया नहीं बनाएंगे, तब तक समाज में हीलिंग मुमकिन नहीं। ये लेख हमें अंदर झांकने और खुद से सवाल पूछने को मजबूर करता है कि हमने किसे चोट पहुंचाई है और क्या हम वाकई बदलने को तैयार हैं। यही बात एक टेलीविजन शो के बहाने आज के समाज के लिए एक गहरी सीख बन जाती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख सिर्फ ईरान के GPS छोड़ने की योजना की तकनीकी खबर नहीं है, बल्कि एक गहरी वैश्विक रणनीतिक चिंता की ओर इशारा करता है, एक नए टेक्नोलॉजिकल शीत युद्ध की शुरुआत।
लेखक बताना चाहते हैं कि कैसे ईरान का अमेरिका नियंत्रित जीपीएस सिस्टम छोड़कर चीन के बायडू सिस्टम की ओर झुकाव महज तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा फैसला है। ईरान ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि हाल की अमेरिका इजराइल के साथ मुठभेड़ में उसके जीपीएस और संचार नेटवर्क को बार बार बाधित किया गया, जिससे ईरानी अधिकारियों को अपनी डिजिटल संप्रभुता पर पुनर्विचार करना पड़ा। लेख बताता है कि अमेरिका और पश्चिम देशों ने दशकों से दुनिया की डिजिटल और तकनीकी बुनियादों जैसे जीपीएस, इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम, सोशल मीडिया ऐप्स पर एकाधिकार बनाए रखा है। ये एकाधिकार अब कई देशों के लिए सुरक्षा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि जिन बुनियादी ढांचों पर ये निर्भर हैं, उन्हीं के जरिए उनकी जासूसी या साइबर हमले भी हो रहे हैं। ईरान में वैज्ञानिकों और अन्य सैन्य अधिकारियों की हत्याएं और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध की अपील भी इसी आशंका से जुड़ी है कि उनका डेटा शत्रु देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख के जरिए लेखक ये समझाना चाहते हैं कि अब दुनिया के कई देश, सिर्फ ईरान ही नहीं, रूस, चीन और अन्य भी पश्चिम पर तकनीकी निर्भरता से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। वो या तो अपने सिस्टम बना रहे हैं या चीन की तरफ झुक रहे हैं, जो उन्हें न सिर्फ तकनीकी विकल्प दे रहा है बल्कि राजनीतिक सहयोग और डिजिटल आत्मनिर्भरता की राह भी दिखा रहा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी अब सिर्फ सड़क और व्यापार नहीं बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, जिसमें डिजिटल नियंत्रण, डेटा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी सब कुछ शामिल है। लेख दरअसल हमें आगाह करता है कि एक नया तकनीकी शीत युद्ध शुरू हो चुका है, जहां देश अब तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक भरोसे और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर अपने डिजिटल साझेदार चुनेंगे। और जैसे जैसे अधिक देश चीन की टेक्नोलॉजी और नेटवर्क की ओर झुकेंगे, अमेरिका और पश्चिम का तकनीकी वर्चस्व कमजोर होता जाएगा, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी ये लेख हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब सुविधा ही नहीं, वो अब भू राजनीतिक हथियार बन चुकी है। द हिंदू का संपादकीय मणिपुर में लगे राष्ट्रपति शासन के विस्तार और उसके पीछे की संवेदनशील जमीनी हकीकत को लेकर लिखा गया है। अखबार कहना चाहता है कि राष्ट्रपति शासन अब एक सामान्य राजनीतिक औजार नहीं रह गया है, बल्कि इसका इस्तेमाल तभी होता है जब संविधान और शांति दोनों गहरे संकट में हो, जैसा मणिपुर में हुआ। बीरेन्द्र सिंह की सरकार गिरने और हिंसा थमने के बाद भले ही हालात में कुछ सुधार आया हो, लेकिन मणिपुर की जमीन अभी भी गहरी जातीय खाइयों से बटी हुई है। क्योंकि जो मैतेई समुदाय के एक दूसरे के खिलाफ कट्टर रुख अपनाए हुए हैं, एक तरफ अलग प्रशासन की मांग, दूसरी ओर नागरिकों को बाहरी करार देने की सियासत। लेख बताता है कि भले ही हिंसा में कमी आई हो, लेकिन शांति की सच्ची बहाली सिर्फ सुरक्षा बलों या कानून के बल पर नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक नेता और नागरिक समाज के जिम्मेदार लोग एकजुट होकर सुलह की दिशा में पहल करें। उग्रवादी समूहों को खत्म करना, कानून का राज बहाल करना तो जरूरी है ही, साथ ही ये भी जरूरी है कि हार्डलाइन राजनीति को किनारे रखकर लोग आपस में फिर से जुड़ें। केंद्र की जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाने की नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाने की है जिसमें विभाजित समाज फिर से जुड़ सके। यही लेख का मकसद है, हमें याद दिलाना कि शांति सिर्फ चुप्पी नहीं होती, बल्कि आपसी भरोसे और साझा भविष्य के निर्माण का काम भी जरूरी होता है। आज का अखबार में अभी इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.